खबरें विस्तार से। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। एनडीटीवी राजस्थान की मुहिम रंग लाई है। जर्जर स्कूलों में अब संचालन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी तलब किया है। हादसे रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम अब तक सरकार ने किए हैं, ये हाईकोर्ट ने सीधा सवाल सरकार से पूछा है। लेकिन आपको ये बता दें, इस बीच एनडीटीवी ने बीते दिनों लगातार ये कैंपेन चलाया। कई बार हम लोगों ने इन खबरों पर हम लोग बने रहे और उसका अब नतीजा सार्थक रूप से आप देखिए ये हुआ है कि हाईकोर्ट ने भी अब इसका संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब तलब किया है कि आखिर जर्जर स्कूलों में जर्जर इमारतों में स्कूल अभी भी कैसे संचालित हो रहे हैं। और हाईकोर्ट ने सवाल पूछते हुए सरकार से यह भी पूछा है कि हादसे रोकने के लिए इंतजाम क्या किए गए। फिलहाल हाईकोर्ट ने सबसे पहले जर्जर इमारतों में स्कूलों के संचालन पर रोक लगा दी और सरकार से दुर्घटनाओं के प्रिकॉशंस को लेकर, एहतियात को लेकर क्या इंतजाम सरकार ने किए हैं, अब तक क्या तैयारी है, क्या योजना है, अब तक क्या योजना बनी, कितनी अप्लाई हो पाई, इन तमाम एंगलों से सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह एक घटना घटी जिसमें एक जर्जर इमारत स्कूल की ढह गई और इस तरह की कई तस्वीरें बीते 20 से 25 दिनों में सामने आई हैं। जब से बारिश ने अपना रूप दिखाना शुरू किया, उसी के बाद से कई तस्वीरें अलग अलग जिलों से, कस्बों से, गांव से, देहात, शहर से सामने आती रही हैं, जिसमें जर्जर इमारतें, खासतौर पर सरकारी भवनों की, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल शामिल हैं, उनकी इमारतें गिरी हैं। जिसके बाद लगातार हम लोगों ने इस पर खबर चलाई और अब हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए फिलहाल जर्जर इमारतों में स्कूल संचालन पर रोक लगा दी और सरकार से इंतजामों को लेकर, एहतियात को लेकर जवाब तलब किया। और निकाय चुनाव का सभी को इंतजार है प्रदेश में। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गाइडलाइंस निकाय चुनाव को लेकर जारी हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस जारी हुई हैं। 49 नगरीय निकाय और पंचायतों के लिए चुनाव के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही चुनाव की तिथियों पर भी घोषणा हो सकती है। पंचायतों के चुनाव के लिए निर्देश जारी किए गए। 49 नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव के लिए निर्देश जारी किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जारी की गई है। उनके द्वारा निकाय चुनाव को लेकर ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई हैं। 49 नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। जल्द ही चुनाव की तिथियां भी घोषित हो सकती हैं। और सीएम से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम बारिश को लेकर सतर्क हैं और मंत्री हीरालाल नागर को एक मौके पर जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। साथ ही साथ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को भी निर्देश दिए सीएम ने। उन्होंने कहा टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और दौसा, ये जो क्षेत्र खास बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, भारी बरसात से प्रभावित हो रहे हैं, इसमें खुद मंत्री पहुंचे और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तो मौके पर लगी हैं, उनको भी मुस्तैद रहने के निर्देश दे दिए गए। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी इसमें बात आप देखिए कि सीएम ने खुद संज्ञान लेते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कृषि मंत्री, जो कि पंचायती राज मंत्री, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को निर्देश दिए कि टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और दौसा के इलाकों में ये लोग खुद मौजूद रहें ताकि और खुद देखें क्या इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं और कितनी समस्याएं लोग झेल रहे हैं, उनका कैसे समाधान होगा, क्या सुविधाएं, क्या मदद आम लोगों को पहुंचाई जा सकती है। इन तमाम महत्वपूर्ण बातों को लेकर के इस वक्त हीरालाल नागर और किरोड़ीलाल मीणा अब इन तमाम अलग अलग जिलों के दौरे के लिए निकल रहे हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा लगातार मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। दोपहर 1 बजे से सीएमओ में वो मौजूद रहे। अलग अलग विभागों की बैठक में अधिकारी मौजूद रहे, मंत्री भी संबंधित मौजूद थे। राजकीय फाइलों को उनका जल्द निपटारा हो सके, इस पर सीएम का खास फोकस आज की इस बैठक में दिखाई दिया। जितनी भी फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं उनका कैसे निपटारा हो तेजी के साथ, इस पर उन्होंने निर्देशित भी किया है और अधिकारियों को सुझाव भी दिए हैं कि जल्द इनको निपटाया जाए ताकि विकास में तेजी आ सके, राजकार्यों में तेजी आ सके। उधर कोटा से खबर है, बाढ़ का प्रकोप यहां दिखाई दे रहा है। प्रभावित इलाकों में सेना की मदद लेनी पड़ रही है।
सेना की टीम ने जलभराव की स्थितियों का जायजा लिया है। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने में टीमें जुटी हैं। 80 जवानों की टीम दिगोद तहसील के निमोदा गांव पहुंची। कोटा में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना पहुंची है। सेना की टीम ने जलभराव वाले इलाकों का जायजा लिया है, स्थिति को समझा है और अब तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां से इन लोगों को निकाला जा रहा है। उधर कोटा में बने बाढ़ के हालात, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इन पर चिंता व्यक्त की और खुद जाकर के कमान संभाली हालातों को नियंत्रण में लेने के लिए। और आर्मी के ट्रक में बाकायदा सवार होकर लोकसभा स्पीकर और कोटा से स्थानीय सांसद भी ओम बिरला वो पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे अभी किस तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों में, भारी बरसात से प्रभावित इलाकों में, ऐसे इलाके जो जलमग्न हो चुके हैं, जिनकी सड़कें, निचली बस्तियां, और वहां पर कोटा के स्थानीय सांसद ओम बिरला पहुंचे और एक आर्मी के ट्रक पे सवार होकर उनको जाना पड़ा। इस तरह के हालात सड़कों पर थे कि सामान्य गाड़ियां रुक जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ऐसे में ट्रैक्टर, ट्रॉली या आर्मी के हाई टायर जो ट्रक्स होते हैं, इनको इस्तेमाल में लिया गया। वहां पहुंच करके हालातों का जायजा भी लोकसभा स्पीकर ने लिया है, लोगों से मुलाकात की है, प्रशासनिक अधिकारियों से जाना है। दिगोद सुल्तानपुर क्षेत्र में जो है बाढ़ के हालात हैं और यहाँ पर जो है एसडीआरएफ की टीम के साथ सेना की भी मदद ली जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सेना के जवान पहुंचे हैं और यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी जो है हालातों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही वो बाढ़ के हालातों को लेकर के लगातार जो है दिशा निर्देश दे रहे थे। उसके बाद में इस इलाके में वो पहुंचे हैं जहाँ पर जो है बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि हरिजी का निमोदा क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है और ये दिगोद कस्बा जो है यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पुलिस के जवान तैनात हैं, इसके साथ साथ तमाम जो टीमें हैं रेस्क्यू की वो यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम सुबह ही यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद में लगातार क्योंकि प्रयास ये किया जा रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। जी स्पीकर साहब, आप पहुंचे हैं यहाँ पे, हालात जो है खराब है, सेना की भी मदद ली जा रही है। जल भराव के कारण गांव के अंदर पानी भरा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, कुछ लोग और आग्रह करेंगे ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा के। लेकिन बरसात लगातार आ रही है, कभी बरसात रुकती है, थोड़ा पानी उतर जाता है, फिर वापस बरसात में देख रहा हूँ कि तेज बढ़ गई है। आर्मी, एनडीआरएफ की टीमें जहाँ स्थिति है वहाँ मौजूद स्थिति पर खड़ी है। एनडीआरएफ की टीम अंदर भी है। तो लगता है कि किसी जान माल की हानि भी नहीं हुई, ना होने देंगे, ऐसे प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है सेना का ये ट्रक जो है ये जा रहा है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है इसमें बैठ रहे हैं। जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसका वो निरीक्षण करेंगे और अवलोकन करेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि सभी जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। इन इलाकों में जब सेना की टीम टुकड़ियां पहुंची है तो इस तरह के हालात बने हैं कि लोगों का रेस्क्यू हो सके, सुरक्षित रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला जा सके। कोटा के दिगोद गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। भारी बरसात के अलर्ट के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित हुआ। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए अवकाश घोषित हुआ है। सरकारी, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश के आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई भी अब हो सकती है। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए अवकाश घोषित किया गया है। सरकारी, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बरसात के अलर्ट के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।
जयपुर में अक्षय ऊर्जा के विकास को गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया। सीएम ने जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी। सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई है। रामगढ़ और फतेहगढ़ तहसील में सोलर पार्क की स्थापना के लिए जमीन आवंटित कर दी गई। तो प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हो सके, इसके लिए जमीन आवंटन की आवश्यकता थी, जिसको सीएम ने पास कर दिया है, मंजूरी दे दी है। और उधर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने एक बैठक की है परिवहन और उच्च शिक्षा के अधिकारियों के साथ। आयुष विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और तमाम जो योजनाएं राज्य की तरफ से इन तीनों विभागों में दी गई हैं, उनका कितना क्रियान्वयन हो पाया है, उन सभी की समीक्षा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने की है। आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें शिक्षा, परिवहन और साथ ही साथ आयुष विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी रही। जोधपुर में नगर निगम की लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई गई। नगर निगम को शहर की सफाई व्यवस्था पर के लिए फटकार लगाई गई है। निगम की लापरवाही स्वच्छता को लेकर भयावह है। हाईकोर्ट का ये जवाब है। अब कोई बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हाईकोर्ट का कहना है। 16 सितंबर को निगम को हलफनामा पेश करने के आदेश दे दिए गए। पेश नहीं किया तो कोर्ट में पेश होने का भी आदेश है। जोधपुर में मेले का माहौल है, चारों तरफ से यात्री आ रहे हैं, कितने लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं और सड़कों के किनारे रह रहे हैं और उसी सड़कों के किनारे गंदगी पड़ी है। तो कोर्ट ने खुद संज्ञान खुद लिया है कि इनका तो भाव था वो सफाई के लिए आए हैं और आप नगर पालिका उसका भी विरोध कर रही है। कानून कोर्ट ने कहा आपको तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। नगर पालिकाओं के आप कर क्या रहे हैं? हजारों कर्मचारी हैं, कर्मचारी कार्य पे हमने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी जो मूल कर्मचारी है वो तो कोर्ट समय और ड्यूटी पे ही नहीं आते हैं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का सीकर के मास्टर प्लान का विरोध कर रहे लोगों को लेकर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि मास्टर प्लान का विरोध करने वाले जिन्होंने चोरी की थी और लोगों के हकों पर डाका डाला था वही लोग हैं और इसका इसीलिए विरोध कर रहे हैं। कहीं कोई टकराव नहीं है, थोड़ा सा समझने का फर्क है। बिना मतदाता सूची के कोई चुनाव नहीं हो सकता और मतदाता सूची तैयार करने में जो समय लगता है वो सबको पता है। राज्य निर्वाचन आयोग आज अगर तैयारी शुरू करेगा मतदाता सूची तैयार करने की तो भी उसे कम से कम 2 महीने का समय लगेगा और हम भी यही कह रहे हैं कि वो मतदाता सूची तैयार करने के लिए हम सितंबर के पहले सप्ताह में उनसे अनुरोध करेंगे। मतदाता सूची तैयार होने के बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी और उसके बाद हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो दिसंबर महीने में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करा दें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 6 महीने का समय दिया है और हम केवल मात्र 4.25 महीने की बात करें। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बयान दिया, किसी भी फर्जी कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। राज्य सरकार सब जांच करवा रही है, अलग अलग स्तरों पर एजेंसियां काम करेंगी, पूरे रैकेट को खत्म करने की कोशिश होगी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने का ये मामला, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान सामने आया है, किसी भी फर्जी कर्मचारी को नहीं बख्शा जाएगा। राज्य सरकार जांच करवा रही है, अलग अलग स्तरों पर एजेंसियां काम करेंगी, पूरे रैकेट को खत्म करने का प्रयास होगा। देखिए, एसओजी राजस्थान में प्रभावी कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार का ये संकल्प कि गलत तरीके के साधनों का उपयोग करके जिन लोगों ने पात्र लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण करके नौकरी पाने का प्रयास किया, चाहे वो पेपर लीक करके किया हो, चाहे फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके किया हो, उन सबकी जांच चल रही है। मैं ये समझ सकता हूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब का जो संकल्प है कि हम पात्र व्यक्ति को मौका देने के लिए
सरकार में प्रयास कर रहे हैं, तो अपात्र जो लोग हैं वो प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी नौकरियों में आते हैं, उनको बाहर तो करना ही होगा। तहसीलदार और वकीलों के बीच का विवाद नहीं थम रहा। राजस्व विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। राजस्व कर्मी प्रदर्शन के दौरान अपनी मर्यादा भूल गए। जिला कलेक्टर और एसपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। जिला कलेक्टर और एसपी के खिलाफ ये नारे लगाए गए हैं। दौसा के लालसोट में तहसीलदार और पटवारी के विवाद ने तूल पकड़ा हुआ है। अब ये तूल जो इस विवाद ने पकड़ी है पूरे प्रदेश में फैल रही है, अलग अलग जिलों में। अभी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अधिवक्ताओं और राजस्व विभाग के कार्मिकों की आपस में टकराव की। पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कविया से लेकर के अन्य प्रदेश अध्यक्षों और तमाम पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पर धावा बोल दिया। गुस्साए राजस्व विभाग से जुड़े कार्मिकों ने दौसा जिला कलेक्टर सहित दौसा पुलिस अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी की और 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। तहसीलदार को मजिस्ट्रेट के अधिकार दे रखे हैं, वो जनता के साथ न्याय करे, जनता की जो भी तकलीफ होती है, दुख दर्द होते हैं, उनको दूर करे। और यहाँ तक कि कई बार असामाजिक तत्वों को सजा देने का प्रावधान भी तहसीलदार के पास है। ऐसी प्रतिष्ठित पद पे रहते हुए तहसीलदार के खिलाफ तहसील कार्यालय में एक बहुत अशोभनीय घटना होती है। और पेशे से वकील, मैं भी एक वकील का बाप हूँ, मेरा बेटा भी वकील है, एक सम्मानित पेशा है। ऐसे पेशे का एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ आता है और तहसीलदार जी के साथ में अभद्र व्यवहार करता है। तो आपसे यही अपेक्षा है कि आज इस संबंध में आप हमें जो भी उचित बात होती है वो पूछिए और हमारी मदद कीजिए कि जो प्रशासन का इकबाल है उसको जिंदा रखना है। दौसा जिले के अंदर लगातार वकील और जो तहसीलदार है वो विवाद लगातार गहराता जा रहा है। तीसरे दिन के अंदर आज भी जो अधिवक्ता है उन्होंने अपना पेन डाउन हड़ताल जारी रखा है, जिससे कहीं ना कहीं अब जो आने वाले जो क्लाइंट्स है वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तो वहीं राजस्व विभाग के जो कर्मचारी है वो सड़क पर उतरकर अब दौसा जिला कलेक्ट्रेट के अंदर धरना दे रहे हैं। हमारे कुछ अधिवक्ता है जिले के, उनसे पूछना चाहेंगे क्या कहना होगा कि लगातार ये उग्र आंदोलन उग्र लेता जा रहा है, क्या कहेंगे, किस बयान को लेकर ये पूरा जो विवाद गहराया, क्या पूरा प्रकरण मामला था? तहसीलदार लालसोट ने जो अपने सोशल मीडिया पे जो बाइट दी कि काले कोट में गुंडे घूम रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के और लालसोट के वकीलों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, धक्के दे के बाहर निकाला गया और एसडीओ लालसोट का जो ऑर्डर जिसकी पालना के लिए तहसीलदार की मजबूरी है, व्यवस्था है और पद ये कर्तव्य है, उसको लेने से मना किया। इसके बारे में उसके बाद में वकीलों को अपमानित किया और प्रशासन के अधिकारी होने के बावजूद उसी प्रशासन के साथ सरकार के खिलाफ बीच सड़क में बैठ करके झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई। पूरे जो अधिवक्ता है वो सड़क